चलिए बच्चे, सबसे पहले हमें जो टर्म दी गई है वो है हमारे पास नेचर ऑफ सप्लाईज, यानी कि सप्लाई हमारी दो टाइप की होती है। पहला हमने कहा कि इंडिया में जो हम जीएसटी लगाते हैं वो हमारा ड्यूअल जीएसटी है। ड्यूअल का मतलब डबल टैक्स लगता है, यानी दो गवर्नमेंट्स का टैक्स लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इंडिया में जो भी मॉडल अप्लाई होगा उस पर आप हर सप्लाई पे, चाहे वो गुड्स की सप्लाई हो चाहे वो सर्विसेज की सप्लाई हो, आप या तो एक ही स्टेट में टैक्स लगा रहे हो या फिर आप दो स्टेट्स में टैक्स लगा रहे हो। अगर एक ही स्टेट में लगा रहे हो तो आप लगाओगे सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सेल कर रहे हो तो आप लगाओगे आईजीएसटी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बात करनी है जीएसटी दो पार्ट्स में डिवाइड है। बच्चे जो फर्स्ट पेज है इस पे देखिए, जीएसटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, अगर आप एक ही स्टेट में कर रहे हो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगर आप आउटसाइड द स्टेट कर रहे हो तो आप कौन सा लगाओगे? आईजीएसटी। अब आपने नेचर ऑफ सप्लाई की बात करनी है। नेचर ऑफ सप्लाई में आप यही कहोगे कि आपकी जो भी सप्लाई है उस पर आपने कौन सा टैक्स देना है, आपको ये डिटरमाइन करना है। जब भी आप नेचर ऑफ सप्लाई की बात करोगे तो यहाँ पे आप दो चीज़ों को कंसीडर करके चलेंगे। फर्स्ट, आपके सप्लायर की लोकेशन क्या है, दूसरा आपकी सप्लाई कहाँ पे है। दो चीज़ें, आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट, लिखना है तो कहीं पे लिख लो। फर्स्ट पॉइंट लोकेशन ऑफ सप्लायर, सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अब हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ये कह रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ नेचर ऑफ सप्लाई। जब आप सप्लाई की बात करोगे तो इसने कहा सप्लाई तीन तरह की हो सकती है। पहला, एक राज्य से दूसरे राज्य में, दैट इज इंटरस्टेट। इंटरस्टेट पे बताओ बच्चे कौन सा टैक्स लगेगा? आईजीएसटी। दूसरा इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट पे बोलो सीजीएसटी, एसजीएसटी। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि जो अगर आप समुद्री व्यापार कर रहे हो, पानी की सीमाओं में कर रहे हो, तो जो सीमा आपके इंडिया में उसके जो नियरेस्ट एरिया होगा, उस जलीय क्षेत्र के जो सबसे पास वाला एरिया होगा, वहाँ पे आप देखोगे सप्लायर वहाँ पे लोकेटेड है या उन गुड्स का या सर्विसेज का रिसिपिएंट वहाँ पे लोकेटेड है, उसके अकॉर्डिंग आपने सप्लाई को टैक्सेबल बनाना है। सबसे पहले हमारे पास आता है इंटरस्टेट वाला। इंटरस्टेट सप्लाई सेक्शन 7 इसके लिए दिया गया है। इसने सबसे पहले कहा इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स, यानी कि जब भी आप गुड्स की सप्लाई करोगे तो ये कह रहा है कि आपने उस सप्लाई को किस तरह से टैक्सेबल बनाना है। सबसे पहला, आप लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करोगे। या तो सप्लायर और रिसिपिएंट, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों अलग अलग राज्य हो सकते हैं। दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं। तीसरा, सप्लायर स्टेट में है और आप जहाँ पे गुड्स दे रहे हो वो आपका यूनियन टेरिटरी है। अब इसको देखो डायग्रामेटिकली कैसे समझाया गया है, सेम इसी तरीके से। दो राज्यों में अलग अलग हो सकते हैं, एक राज्य में हो सकता है, केंद्र शासित प्रदेश में हो सकता है, या फिर दोनों ही यूनियन टेरिटरी में हो सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, इंटरस्टेट अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो आपने अभी तक इंडिया में मंगवाई नहीं है तो आप टैक्सेबल नहीं बनाओगे। लेकिन जैसे ही आपकी गुड्स इंडिया की कस्टम एरिया में एंट्री कर जाती हैं तो उस टाइम आप कहोगे वो वाली गुड्स आपकी इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी दोगे प्लस आईजीएसटी लगेगा। आई रिपीट, फर्स्ट केस आपने गुड्स आपकी नॉर्मल है, जो आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो वो आपको टैक्सेबल बनानी है। दूसरा, अगर आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट आप बाहर से कर रहे हो, आपने पढ़ा जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इंडिया में जब किन्हीं गुड्स को आप रिसीव कर रहे हो तो जैसे ही वो इंडिया के कर वाले क्षेत्र में आ जाती हैं तभी वो टैक्सेबल बन जाएंगी। उनको हम इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस में इंक्लूड करेंगे। जैसे गुड्स का किया वैसे ही सेम सर्विसेज का है। देखो थर्ड पॉइंट आपका फर्स्ट जैसा रिपीट हो रहा है। जब भी आप सर्विसेज ले रहे हो, आपके लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग अलग स्टेट हो सकते हैं, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी हो सकते हैं, या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इसी तरह से जब आपने सर्विस इंपोर्ट की, जैसे गुड्स इंपोर्ट किए, इसी तरह से आपने सर्विसेज इंपोर्ट की। जब आप सर्विस को इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो तो आप उन सर्विस को इंटरस्टेट सर्विस मान के उसको टैक्सेबल बनाएंगे। अब आता है कि कोई अदर इंटरस्टेट सप्लाई है,
यानी कि अगर कोई सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है या दोनों की सप्लाई आप अपने बिजनेस के कंटिन्यूएशन के लिए कर रहे हो तो इसको भी आपने इंटर स्टेट मानना है। कैसे मानना है वो अब आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में आता है। अदर इंटर स्टेट, फर्स्ट केस, आपका सप्लायर इंडिया में है लेकिन आपकी सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। बच्चे नेक्स्ट पेज पे है, मिल गया ये आपको? गर्ल्स नेक्स्ट पेज पे है अदर सप्लाईज, मिल गया? यस मैम, यस। अब तक हमने क्या किया, पहला आपने गुड्स को टैक्सेबल मानना है इंटरस्टेट। अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो भी वो इंटरस्टेट मानी जाएंगी और तब मानी जाएंगी जब वो इंडिया के कस्टम एरिया में यानी इंडिया के क्षेत्र में जैसे ही वो गुड्स या सर्विस एंट्री करती हैं हमने उसको इंटरस्टेट मानना है। जैसे ही हमने गुड्स को टैक्सेबल किया इसी तरह से सर्विसेज को भी या तो इंपोर्ट कर सकते हैं। इंटरस्टेट का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, या फिर एक नॉर्मल स्टेट से एक यूनियन टेरिटरी में गुड्स और सर्विसेज दोनों की हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन दोनों को हम इंटर स्टेट सप्लाई कंसीडर करेंगे। इनके अलावा कुछ और भी सप्लाईज हो सकती हैं जिनको हमने इंक्लूड करना है। फर्स्ट, अगर आपका सप्लायर तो इंडिया में है लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया से बाहर है, इस केस में आप क्या करोगे? फर्स्ट देखो, प्ले सप्लायर इन इंडिया, तो जीएसटी कहाँ लगेगा? डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पे आपकी सप्लाई गई है वहाँ पे जीएसटी लगेगा। दूसरा, आपने सेज वाला पॉइंट बच्चे आप बताएंगे, मैंने आपको बताया हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का पॉइंट बताइए बच्चे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बताइए। इसमें 2 पॉइंट्स थे, इनका इनपुट। हाँ, इनपुट और आउटपुट। हाँ, इनपुट पे टैक्स लगेगा, वो टैक्सेबल मतलब टैक्सेबल नहीं होंगे, और आउटपुट पे टैक्स लगेगा। हाँ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन को अगर आप कोई सप्लाई दे रहे हो तो उस सप्लाई देने के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोडक्शन कर रही है यानी कि जब उनकी आउटपुट जाएगी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तीसरी बात हमारे पास आती है वो वाली सप्लाई जो कि इंट्रा स्टेट में कवर नहीं हो रही, यानी कि एक ही राज्य में अगर कोई सप्लाई कंसीडर नहीं हो रही, कहीं पे भी किसी सप्लाई को आपको नहीं पता कि आपको क्या कंसीडर करना है, तो ऐसी सप्लाई को हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। आई रिपीट, जो ये आपकी अदर इंटर स्टेट सप्लाईज हैं, पहला, अगर किसी सप्लाई को आपने इंडिया में तो बनाया है लेकिन इंडिया से बाहर भेज रहे हो तो वो आपकी अदर वाली सप्लाईज। दूसरा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाला आपको अच्छे से पता है। तीसरा, जब कोई सप्लाई इंट्रा स्टेट यानी एक ही स्टेट में नहीं है तो उसको भी हमने इंटर स्टेट सप्लाई कंसीडर करना है। इसके बाद अभी तक आपने इंटर किया था यानी 2 राज्यों के बीच में, अब हमारे पास आता है इंट्रा स्टेट, यानी कि एक ही राज्य के अंदर जब आप सेल्स कर रहे हो, फर्स्ट आपके पास आता है इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई जब आप कहेंगे या तो गुड्स की हो सकती है या फिर जो गुड्स आपने इंपोर्ट की हैं। सेम केस सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज और इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड सर्विसेज। फर्स्ट इसमें हम कर रहे हैं, आपकी बुक में इंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे इंट्रा आएगा। इंट्रा सप्लाई ऑफ गुड्स, जब आप कह रहे हो कि आपने जो गुड्स आपकी हैं, लोकेशन आपके सप्लायर की जिस पर्टिकुलर स्टेट में है, और सप्लाई यानी कि जहाँ पे आपने प्रोडक्शन किया और जहाँ पे आप उसको सप्लाई करके दे रहे हो, सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों एक ही राज्य के हैं, तो हम मानेंगे उनको इंट्रा स्टेट। आई रिपीट, जब सप्लायर और रिसिपिएंट ऑफ गुड्स दोनों एक ही राज्य में एग्जिस्ट करते हैं तो हम कहेंगे कि वो कौन सी है? इंट्रा स्टेट। अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है क्या इंक्लूड नहीं करनी। जब आपके सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई आपके सेम स्टेट में है तो वो इंट्रा स्टेट, सेम यूनियन टेरिटरी में तो भी इंट्रा स्टेट। अब कह रहे हैं कि इनको इंट्रा स्टेट कब नहीं मानना, एक तो सेज वाला नहीं मानना, क्योंकि सेज वाला आपको पता है इनपुट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है और आउटपुट है तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इनको दी गई सप्लाई को भी आपने इंट्रा स्टेट नहीं माना, इसको इंटर स्टेट माना जाएगा। दूसरा, अगर कोई गुड्स आपने इंपोर्ट की हैं, डजेंट मैटर इंपोर्ट की हैं, सिर्फ आपने ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन जैसे ही कोई गुड्स आपकी जब तक इंडिया के कस्टम एरिया में एंटर नहीं कर जाती तब तक आपने उनको गुड्स रिसीव्ड भी नहीं मानना, और जैसे ही वो आ जाएंगी तो आपने उनको इंट्रा स्टेट ना मान के क्या मानना है? इंटर स्टेट।
तीसरा, अगर आप किसी टूरिस्ट को कुछ दे रहे हो तो वो भी आपकी सप्लाई में कंसीडर नहीं होगा, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपका कंसीडर नहीं होगा, वो आपका इंटर स्टेट में आएगा। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? सेम केस जैसे गुड्स का किया वैसे ही आपने सर्विसेज का करना है। सर्विसेज के लिए कह रहा है जहाँ पे आपका, सिर्फ डायग्राम से समझिए बच्चे इसको, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यानी कि एक ही राज्य में जब आप सर्विसेज दे रहे हो। हाँ जी बेटा। मैम मेडिसिन लेने जाना है मैम, जाऊँ मैं? जाओ बेटा। थैंक यू मैम। ओके बच्चे जब आप सर्विसेज को एक ही राज्य में सप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट केस जब आपका सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों एक ही राज्य के हो सकते हैं या फिर दोनों एक ही यूनियन टेरिटरी के हो सकते हैं, आपने इंट्रास्टेट सप्लाई कब नहीं मानना, जब वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की हो। बच्चे यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। एस्टैब्लिशमेंट ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन्स, ये हमने डिस्कस किया था कल या परसों वाले लेक्चर में। अगर किसी के पास पैन है, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, उस पैन के बेसिस पे वो व्यक्ति अपने किसी बिजनेस का जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। अगर उस व्यक्ति ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग फॉर्म्स खोली हुई हैं तो उसकी सारी फॉर्म उस एक ही पैन से रजिस्टर्ड होंगी और हर फॉर्म के लिए उस व्यक्ति को अलग व्यक्ति माना जाएगा। याद है ये चीज़ बताई थी मैंने आपको? ठीक है। इसके फर्स्ट पॉइंट पे देखो, कोई इंडिया में एस्टैब्लिशमेंट है और दूसरी उसका बिजनेस इंडिया से बाहर है तो भी हम उसको अलग व्यक्ति मानेंगे। दूसरा, उसका कोई एक सेटअप किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में और दूसरा सेटअप किसी दूसरे स्टेट में है तो भी वो अलग व्यक्ति। तीसरा, एक एस्टैब्लिशमेंट उसका किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में है जबकि उसका दूसरा वर्टिकली रजिस्टर्ड है। वर्टिकली रजिस्टर्ड यानी कि आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या किसी स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए जो आप बिजनेस को चलाने के लिए कुछ काम कर रहे हो, वो सेटअप उसका उसी स्टेट में है तो भी हम क्या कहेंगे, तब भी वो अलग ही पर्सन है। एक यानी कि एक पर्सन की, उसके पास पैन है, उसने दो फॉर्म्स बनाई हुई हैं, पहली फॉर्म उसकी इंडिया में है, दूसरी इंडिया से बाहर है, वो दोनों अलग व्यक्ति हैं। दूसरा, एक राज्य में या यूनियन टेरिटरी में उसकी एक फॉर्म है, दूसरी उसकी किसी दूसरे स्टेट में है तो भी वो अलग व्यक्ति हैं। तीसरा, एक ही राज्य में उसकी एक तो मेन एस्टैब्लिशमेंट है, दूसरा उसका कोई वर्टिकल बिजनेस है यानी कि अपने किसी स्पेसिफिक बिजनेस को या स्पेसिफिक प्रोडक्ट को एनहांस करने के लिए उसके लिए जो वो बिजनेस चलाएगा वो भी अगर उसी राज्य में तो भी उनको अलग व्यक्ति ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सप्लाईज इन टेरिटोरियल वाटर्स, यानी कि जब समुद्री सीमा से आप व्यापार कर रहे हो तो उसको भी आपने सप्लाई में कंसीडर करना है। इसमें भी दो चीज़ें कंसीडर होंगी, वही लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। इसके डायग्राम से देखो, ये कह रहा है अगर सप्लायर की लोकेशन पानी में है यानी कि वो कर वाला क्षेत्र जो पानी का है वहाँ पे उसको आप कहोगे डीम्ड टू बी इन द स्टेट, उस राज्य में मानोगे। जो भी नियरेस्ट पॉइंट पड़ता है किसी समुद्री सीमा का, जो तटीय क्षेत्र सबसे नज़दीक है, उसको आप कहोगे कि ये हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो, लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर आपका सप्लायर पानी की सीमा में है तो आप कहोगे कोस्टल स्टेट यानी कि तटीय क्षेत्र। जिस राज्य का या जिस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे पास वाला तटीय क्षेत्र होगा वो आपकी लोकेशन मानी जाएगी सप्लायर की। दूसरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, जब आप सप्लाई भी पानी में कर रहे हो, सप्लायर भी पानी के पास ही है यानी समुद्र के पास है, तो आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी, तब भी आपका जो सबसे पास में तटीय क्षेत्र पड़ता है उस समुद्री सीमा के, उसी को आप लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई कंसीडर करोगे। ठीक है बच्चे यहाँ तक? यस मैम। अब बताओ हिंदी मीडियम वालों को कोई प्रॉब्लम हुई इसमें से? नो मैम। बच्चे इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए डायग्राम सेम ही रहेंगे, बस डायग्राम से आपको समझना है। दो चीज़ें हमने करी हैं, पहला आपने कहा सप्लायर की लोकेशन क्या है, दूसरा हमने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। एक होगा सप्लायर, एक होगा रिसिपिएंट। आपने या तो गुड्स या सर्विस की बात करनी है, इंटर स्टेट या इंट्रा स्टेट। दूसरा, जिन गुड्स या सर्विसेज को हमने इंपोर्ट किया है, अगर इंपोर्ट किया है तो उनको हम इंटर स्टेट मानेंगे, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विसेज हो। बच्चे दैट्स ऑल फॉर नेचर ऑफ सप्लाईज।
बिटवीन इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। ठीक है बच्चे यहाँ तक? यस मैम।